साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 9 घर्षण इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठ के बीच खाली जगह का विरोध करता है। तो किसका विरोध करता है? गति का विरोध करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये मैंने वस्तु एक ली, ये हमारी वस्तु एक हो गई, इसके संपर्क में ये हमारी क्या हो गई? वस्तु दो हो गई। ठीक है। अब मान लो मैं इस वस्तु को जो है धक्का दे रहा हूँ, यहाँ से धक्का दे रहा हूँ, तो ये वस्तु किधर गति करेगी? इस साइड में गति करेगी। लेकिन क्योंकि ये जो पहली वस्तु है वो इस दूसरी वस्तु के संपर्क में है, यानी ये दोनों वस्तु क्या है? संपर्क में है, तो यहाँ से क्या होगा? इस पर घर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? घर्षण बल लगेगा। और घर्षण बल हमेशा कैसे लगता है? जिस तरफ वस्तु गति करती है उसकी उल्टी दिशा में, उसकी विपरीत दिशा में। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये गति हो रही है, तो ये जो सेकंड वाली गति है इसका क्या कर रही है? विरोध कर रही है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आएगा? गति का विरोध करता है। दूसरा है घर्षण पृष्ठों के खाली जगह पर निर्भर करता है। देखो, पृष्ठ अगर खुरदरा ज़्यादा होगा तो वहाँ पर घर्षण बल भी ज़्यादा होगा। अगर पृष्ठ चिकना होगा, ठीक है, तो वहाँ पर घर्षण क्या होगा? कम होगा। तो कुल मिला के घर्षण पृष्ठों के खुरदरेपन पर निर्भर करता है कि वह कितना पृष्ठ खुरदरा है। अगर खुरदरा ज़्यादा है तो घर्षण बल ज़्यादा लगेगा, अगर खुरदरापन कम है तो घर्षण बल भी कम लगेगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा खुरदरेपन पर। किस पर निर्भर करता है? खुरदरेपन पर। घर्षण किस पर निर्भर करता है? पृष्ठ के खुरदरेपन पर। घ है घर्षण से खाली जगह उत्पन्न होती है। यानी अगर दो वस्तुएं आपस में घर्षण कर रही है तो उससे उष्मा उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है? गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है। जैसे अगर मैं दोनों हाथों को पृष्ठ से एक दूसरे को ऐसे रगड़ता हूँ, घर्षण करता हूँ, तो हाथों में क्या उत्पन्न होगी? गर्मी उत्पन्न होगी। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। क्या हो जाता है? घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पाउडर है वो स्नेहक का काम करता है। फिर अगला प्रश्न है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। क्या होता है? कम होता है ना। इसमें क्रम क्या होता है? स्थैतिक घर्षण जो है, स्थैतिक घर्षण, ठीक है, उसका मान सबसे ज़्यादा होता है। सर्पी घर्षण का मान इससे कम होता है और लॉटनिक घर्षण जो होता है वो सबसे कम होगा। लॉटनिक घर्षण क्या होता है? सबसे कम होता है। तो यहाँ पर सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है। ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रश्न 2 है चार बच्चों को लॉटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है। सही व्यवस्था पर चयन कीजिए। यानी हमें घटते क्रम में जो है घर्षण, यहाँ पर घर्षण के 3 प्रकार दिए हैं। सबसे पहले लॉटनिक घर्षण, फिर स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण। तो हमें पता है सबसे कम घर्षण किसका होता है? लॉटनिक का होता है। और हमें घटते क्रम में लिखना है, यानी बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा घर्षण किसका होता है? स्थैतिक घर्षण का होता है। फिर उसके बाद किसका घर्षण आता है दूसरे नंबर पर? ये स्थैतिक से कम होता है सर्पी घर्षण। और सबसे कम घर्षण किसका होता है? लॉटनिक का होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही क्रम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा स्थैतिक घर्षण। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले स्थैतिक घर्षण इसमें है। ठीक है। फिर सर्पी घर्षण और फिर लॉटनिक घर्षण। तो ग हमारा सही उत्तर हो जाएगा। घ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अब अगला प्रश्न संख्या 3 है आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श और फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। यानी इसके पास एक खिलौना है, वो अलग अलग पृष्ठ पर उसको चला रही है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। यानी कि सबसे कम घर्षण कहाँ लगेगा? तो हमें पता है भाई सबसे कम जो है वो गीले फर्श पर घर्षण लगेगा। ठीक है भाई, घर्षण कम होगा तभी तो खिलौना तेजी से दौड़ेगा, है ना। तो यहाँ घर्षण सबसे कम होगा। फिर संगमरमर का सूखा फर्श, यहाँ पर घर्षण इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। फिर समाचार पत्र पर
इससे और ज़्यादा घर्षण होगा, यानी यहाँ पर जो खिलौना है वो धीमी गति से चलेगा, और तौलिए पर अगर हम खिलौना को चलाएंगे तो बिल्कुल उसकी गति कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर घर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे कम, फिर इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा, और यहाँ सबसे ज़्यादा, यानी यहाँ पर ऑप्शन क जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 4 है, मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा सा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना प्रारंभ कर देती है, इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। यानी मान लो ये हमारी डेस्क हो गई और इसको मैं थोड़ा झुका देता हूँ, ये मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा झुका दिया। अब यहाँ पर मैंने कोई वस्तु रखी और इसको यहाँ से ऐसे छोड़ दिया, तो वो क्या करेगी, वो यहाँ पर सर्पी घर्षण करेगी और नीचे की तरफ जाएगी, गति करेगी। अब क्योंकि ये इस तरफ गति कर रही है तो घर्षण बल कहाँ लगेगा, इसकी गति की उल्टी दिशा में लगेगा, है ना। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, घर्षण बल पुस्तक की गति के विपरीत कार्य करता है, यानी कि जिस तरफ पुस्तक की गति होगी उसकी उल्टी दिशा में घर्षण बल लगेगा। तो ये हमारा प्रश्न 4 का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए, इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन होगा, अपने उत्तर का कारण बताइए। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो साबुन का पानी है अगर वो ये संगमरमर की फर्श पर गिर जाता है तो ये पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये पृष्ठ हमारा चिकना हो जाएगा, यानी यहाँ पर चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर घर्षण क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो हमारा सीधा सा उत्तर क्या होगा कि यहाँ पर चलना कठिन होगा। तो देखो, यदि दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए तो इस गीले फर्श पर चलना कठिन होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। फिर अपने उत्तर का कारण बताइए। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि चिकने पृष्ठ पर घर्षण बल का मान कम हो जाता है, जिससे फिसलने की संभावना काफी अधिक हो जाती है। ठीक है। प्रश्न 6 है, खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। यानी जो खिलाड़ी होते हैं वो जूते पहनते हैं, कैसे जूते पहनते हैं, कीलदार जूते। अब कीलदार जूते क्यों पहनते हैं, तो कीलदार जूते घर्षण को बढ़ाते हैं, घर्षण को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इससे जमीन के साथ पकड़ अच्छी रहती है, पकड़ क्या रहती है, अच्छी रहती है, मजबूत रहती है। यह दौड़ते समय खिलाड़ियों को फिसलने से बचाता है। बात समझ में आ गई। इसीलिए खिलाड़ियों के जूते कैसे होते हैं, कीलदार जूते होते हैं, जिसे हम स्पाइक्स कहते हैं। ठीक है ना। क्या है उत्तर कि भाई कीलदार जूते जो है वो घर्षण को बढ़ा देते हैं। तो जब घर्षण को बढ़ा देंगे तो जमीन के साथ उसका जो संपर्क है वो कैसा रहेगा, पकड़ उसकी मजबूत रहेगी, और पकड़ मजबूत रहने के कारण खिलाड़ी अच्छे से दौड़ पाएगा। ठीक है, उसके फिसलने का डर कम हो जाएगा। प्रश्न 7 है, इकबाल को हल्की पेटी का धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी का धकेलनी है, कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों। तो देखो, एक तरफ हमारे पास इकबाल है, ठीक है, ये इकबाल हो गया, और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ हमारे पास में सीमा है। ठीक है। अब इकबाल के पास जो पेटी है वो हल्की है, ये पेटी कैसी है, हल्की है। ठीक है। और सीमा के पास जो पेटी है वो कैसी है, भारी है। अब ये कह रहा है इसमें घर्षण बल ज़्यादा लगेगा या इसमें घर्षण बल ज़्यादा लगेगा, ये हमें प्रश्न समझाना है, इसका उत्तर देना है। ठीक है। तो उत्तर क्या है, घर्षण बल आरोपित बल के समानुपाती होता है। यानी जो घर्षण बल होगा, आप जितने ज़्यादा बल लगाओगे घर्षण बल भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपकी पेटी हल्की है तो घर्षण बल भी हल्का ही लगेगा, आपकी पेटी भारी है तो घर्षण बल भी उस पर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बल और घर्षण बल एक दूसरे के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अगर पहला चर बढ़ता है तो दूसरा चर भी आपके क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या है, घर्षण बल आरोपित बल के समानुपाती होता है, इसलिए सीमा द्वारा भारी पेटी धकेलने पर घर्षण बल भी अधिक होगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीमा के पास पेटी भारी है तो भारी बल को अपने धकेलना है तो हमें बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा बल लगाएंगे
तो घर्षण बल भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। प्रश्न 8 है, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। यानी यहाँ पर देखो दो घर्षण बल, एक सर्पी और एक स्थैतिक। तो देखो सर्पी घर्षण कब बल लगता है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु को मैं यहाँ से धक्का दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, गति कर रही है। तो इस केस में इस वस्तु पर कौन सा बल लग रहा है, इस पर हम यहाँ पर जो घर्षण बल लग रहा है वो लग रहा है स्थैतिक घर्षण बल। कौन सा घर्षण बल लग रहा है, स्थैतिक घर्षण बल। लेकिन अगर इसी वस्तु को मैं ऐसे एक आनत तल बनाकर गति करवाता हूँ, यहाँ से छोड़ता हूँ, तो इस समय जो ये वस्तु गति करेगी, है ना, इस प्रकार से थोड़ी तेजी से गति करेगी। तो इस समय जो ये गति कर रही थी, इस केस में जो घर्षण बल लग रहा था वो कौन सा था, सर्पी घर्षण था। अब हमें ये समझाना है सर्पी घर्षण कम होता है, स्थैतिक घर्षण बल ज़्यादा होता है, क्यों। तो इसका उत्तर क्या है, देखो इसका उत्तर है जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है, जैसे यहाँ पर ये वस्तु पड़ी है, तो ये कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में है, क्योंकि ये गति नहीं कर रही है, ठीक है। तो सतह के संपर्क बिंदु एक दूसरे में धस जाते हैं। तो देखो ये हमारा पहला पृष्ठ हो गया और इसका ये दूसरा पृष्ठ हो गया। तो पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ एक दूसरे के ऊपर यह ऐसे क्या है, धस गए हैं, इसके पृष्ठ एक दूसरे के ऊपर धस गए हैं, इसीलिए ये गति नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो सतह के संपर्क बिंदु एक दूसरे में धस जाते हैं जबकि कोई वस्तु गतिज अवस्था में होती है। अब क्योंकि यह यहाँ पर क्या है, विराम अवस्था में है, तो इसकी संपर्क सतह के बिंदु एक दूसरे में धस गए हैं। लेकिन क्योंकि ये सर्पी घर्षण जब इस पर लगेगा ये गतिज अवस्था में होगी। कौन सी अवस्था में होगी, गतिज अवस्था में होगी। तो क्योंकि ये गतिज अवस्था में है तो क्या हुआ, जब कोई वस्तु गतिज अवस्था में होती है तो उसकी सतह के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे संपर्क सतह के बिंदु परस्पर धस सके। अब देखो यहाँ पर ये क्योंकि गति कर रही, गतिज अवस्था में है ना, तो इसको इतना समय नहीं मिल रहा है कि इसका सतह और इसका सतह, इसके बिंदु एक दूसरे के ऊपर धस जाए, है ना। जबकि यहाँ पर पड़ी है तो इसके संपर्क बिंदु धस गए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये गतिज अवस्था में होती है तो इसको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि इसके संपर्क बिंदु एक दूसरे के ऊपर धस सके, है ना। इसलिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, यही कारण है इसका। एक बार वापस समझा देता हूं, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो सतह के संपर्क बिंदु एक दूसरे में धस जाते हैं, जबकि कोई वस्तु गतिज अवस्था में होती है तो उसकी सतह के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे संपर्क सतह के बिंदु परस्पर धस सकें, इसलिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। प्रश्न 9 है, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र है। तो देखो इसका उत्तर है मित्र के रूप में घर्षण, यानी घर्षण हमारा मित्र है। घर्षण से क्या लाभ है, तो देखो पहला है घर्षण बल के कारण ही हम वस्तुओं को पकड़ सकते हैं। यानी अगर मैंने ये पेन पकड़ा है तो इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि इस पर घर्षण बल लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये पेन का पहला सतह हो गया और ये अंगुली मेरा दूसरा सतह हो गया। तो जब मैं इसको पकड़ूंगा तो इसके संपर्क बिंदु और इसके संपर्क बिंदु एक दूसरे के ऊपर धस जाएंगे। तो अच्छे से मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, है ना। यानी कि जो हम वस्तुओं को पकड़ते हैं वो घर्षण बल के कारण ही पकड़ पाते हैं, घर्षण बल के कारण ही हम चल पाते हैं, घर्षण के कारण ही हम क्या करते हैं, चल पाते हैं। अगर घर्षण नहीं होता तो एक बार चलने के बाद हम कभी भी नहीं रुक सकते, समझ गए ना। तो घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, घर्षण बल के कारण ही हम लिख पाते हैं, लिखना भी घर्षण बल के कारण संभव होता है, ठीक है ना। घर्षण बल के कारण ही हम भवन निर्माण कर सकते हैं। यानी ये सारी क्या है, ये सारे हमारे लाभ है, इसलिए घर्षण हमारा क्या है, मित्र है। दूसरे पॉइंट, घर्षण हमारा शत्रु है। क्यों, तो देखो शत्रु के रूप में घर्षण से होने वाली हानि। तो पहली हानि क्या है, घर्षण बल के कारण वस्तुएं घिस जाती है, जैसे जूते घिस जाते हैं, पेंच हमारे जो होते हैं वो घिस जाते हैं, बॉल बेयरिंग घिस जाते हैं, है ना। तो क्या होती है, वस्तुएं घिस जाती है। दूसरा, मशीनों में घर्षण के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है,
अत्यधिक ऊर्जा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये घर्षण के क्या हो गए, नुकसान हो गए। इसीलिए घर्षण हमारा क्या है, शत्रु भी है। घर्षण शत्रु भी है और मित्र भी है। प्रश्न 10 है, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। तो यहाँ पर जो ये तरल आया है, तो ये तरल किसके लिए आया है, तरल यहाँ पर एक तो द्रव अपन कह सकते हैं और दूसरा हम वायु कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, तो समुद्र में क्या होता है, मछलियाँ होती है। तो मछलियाँ क्या करती है भाई, तो मछलियाँ यहाँ पर तैरती है। मछलियाँ क्या करती है, तैरती है। तो मछलियाँ इधर साइड में तैरेगी, मान लो इधर साइड में गति करती है, तो इसकी विपरीत साइड में भी घर्षण बल काम करता है, जो इसकी गति का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो ये इस गति को आसान बनाने के लिए मछली की आकृति इसी टाइप की होती है कि वो इस घर्षण को कम कर सके, है ना। तो ये प्रश्न हमें कह रहा है कि तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों होती है या क्यों बनाई जाती है। ठीक है, एरोप्लेन हम बनाते हैं तो उस प्रकार के क्यों बनाते हैं, तो इसका उत्तर है तरल में गति कर रही वस्तु को उस पर लगे घर्षण बल को पार करने में ऊर्जा की क्षति होती है। यानी कि यहाँ पर क्योंकि घर्षण बल इसकी उल्टी साइड में लगेगा, तो ये क्या करेगी, वस्तु इधर गति करने के लिए इस पर क्या करेगी, इससे ज़्यादा बल इस साइड में लगाएगी, है ना। तो जब बल लगाएगी तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, उसकी ऊर्जा क्षति होगी। इस ऊर्जा की क्षति को रोकने और सुगम गति के लिए मछली अथवा पक्षी जैसी विशेष आकृतियों वाली वस्तुएं बनाई जाती है। तो इस ऊर्जा का ह्रास ना हो, ये ऊर्जा हमारी बची रहे, तो मछलियों की आकृति इस प्रकार की बनाई जाती है कि ऊर्जा बहुत कम नष्ट हो, है ना, और वह जो गति है वो सुगमता से कर सके। इसीलिए तरल में जो है इस प्रकार की विशेष आकृति वाली वस्तुएं हमें दिखाई देती है ना। जैसे मछली है, पक्षी है, एरोप्लेन जो हम बनाते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं कि वो अपनी ऊर्जा कम नष्ट हो और गति सरलता से हो सके। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।